हाय एवरीवन, वेलकम टू द टीचर हरियाणा। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा जीके के काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे और यहाँ पर लगभग आपके 200 के आसपास प्रश्न रहेंगे आपके। आप एचटेट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो लेक्चर आपका 1 घंटा या उससे थोड़ा लंबा भी हो सकता है। तो आप जब भी देखें एक साथ ही देखें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। कुछ नोट करना है तो आप साथ साथ में कर सकते हैं। अदरवाइज आराम से ईयरफोन लगाओ, लाइब्रेरी बैठे हो, घर पर बैठे हो या विदाउट ईयरफोन जो भी आपको सुटेबल करता है, तो आप बिल्कुल प्यार से इस लेक्चर को देखो। यकीन करना कि आपको काफ़ी नॉलेज होगी। तो चलिए बिना टाइम ख़राब किए आपका चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपका, हरियाणा का सांग सम्राट किसे कहा जाता है? तो पंडित लक्ष्मी चंद को कहा जाता है हरियाणा का सांग सम्राट। ठीक है, रागनियाँ होती थी, सांग होते थे। तो दादा लक्ष्मी चंद, तो दादा लक्ष्मी चंद या फिर पंडित लक्ष्मी चंद आपको देखने को मिल सकता है। तो हरियाणा का तानसेन भी किसको कहा गया? पंडित लक्ष्मी चंद को। हरियाणा का सूर्य कवि या फिर कवि सूर्य, उल्टा भी आ सकता है यह भी पंडित लक्ष्मी चंद। सूफी दर्शन की मीरा, यह भी पंडित लक्ष्मी चंद जी को कहा गया। और संपूर्ण कविता का कालिदास, यह भी पंडित लक्ष्मी चंद को। यह आपका इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार कर लेना। और सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा गया। देखिए दो अलग अलग पॉइंट है, एक तो है आपका सूर्य और दूसरा है आपका सूर्य कवि। यदि आपसे पूछ ले कि हिंदी साहित्य का सूर्य, तो वह रहेगा आपका सूरदास, सा सूर्य सा सूरदास। ठीक है। यदि आपसे पूछ ले कि हरियाणा का सूर्य कवि, तो वह रहेगा आपका पंडित लक्ष्मी चंद। ओके। और पंडित लक्ष्मी चंद, दादा लक्ष्मी चंद के ऊपर 2022-23 में एक मूवी भी आ चुकी है पंडित लक्ष्मी चंद के नाम से। हरियाणवी भी मूवी है, बहुत सारे लोगों ने देख भी ली होगी। यशपाल शर्मा जो कि आपके हिसार से है, यशपाल शर्मा जो कि गंगा जल मूवी में है। गंगा जल मूवी किसकी है? अजय देवगन की है, वहीं से इनको फेम मिली थी। ओके। तो वह इसमें एक अहम रोल में है। पंडित लक्ष्मी चंद जी का रोल इन्होंने प्ले किया है यशपाल शर्मा जी ने। कहाँ से है ये? हिसार से है। वैसे बॉलीवुड की मूवीज़ में भी ये काम कर चुके हैं। हमारा दूसरा प्रश्न, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी के किस कॉलेज से सर छोटू राम ने स्नातक यानी कि आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए पढ़ाई की या फिर अध्ययन किया? बात एक ही है। ठीक है। तो बता दें आपको, सेंट स्टीफेंस कॉलेज है जो कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। ये सेंट स्टीफेंस कॉलेज, यहाँ से सर छोटू राम ने अपनी जो बैचलर है वह कंप्लीट की थी। सर छोटू राम का जन्म हुआ था सन 1881 में। कहाँ पर? गढ़ी सांपला जो कि आपका रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इनका असली नाम था राम रिचपाल, लेकिन राम रिचपाल की बजाय ये छोटू राम के नाम से विख्यात हुए, प्रसिद्ध हुए, क्योंकि ये घर में सबसे छोटे भी थे भाइयों में। 1903 में क्या करते हैं? इंटर की परीक्षा को पास कर लेते हैं और 1905 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करते हैं। और 1910 में क्या करते हैं? आगरा से एलएलबी पढ़ाई उसके जो कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं ये? 1912 में वकालत शुरू कर देते हैं और 1913 में रोहतक में जाट गजट एंग्लो संस्कृत स्कूल आरंभ किया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट। और 1916 में क्या किया? जाट गजट एक पत्रिका इन्होंने निकाली थी। कहाँ से? रोहतक से निकाली थी। उर्दू की वो लैंग्वेज थी। आपको अखबार भी देखने को मिल सकता है। ठीक है। इस प्रकार से आपको प्रश्न ध्यान रखने हैं और रिलेट भी आपको कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? विधानसभा क्षेत्र या आपको विधानसभा सीट भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों बातें एक ही हैं। हरियाणा में कितनी विधानसभा सीटें हैं या कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो कितने हैं ये? 90 यानी कि 90। प्यारे दोस्तों, आज की बात कर रहा हूँ मैं अभी वर्तमान में। ठीक है। और आरक्षित कितने हैं यानी कि रिजर्व कितने हैं? 17 है ये। ठीक है। कुल कितने हैं? कुल 90 और आरक्षित 17। लेकिन यदि मैं पूछ लूँ आपसे, सन 1966 में जब हरियाणा का गठन हुआ तो उस समय पर हरियाणा में कितनी विधानसभा सीटें थी? तो 54, 54 विधानसभा सीटें थी उस टाइम पर जब हरियाणा का गठन हुआ था। कब हुआ था? सन 1966 के अंदर। तो उस टाइम पर 54 सीटें थी किसकी? आपकी विधानसभा की।
ओके, लेकिन आज है साहब 90, तो 54 से और ये 90 कैसे पहुंची? तो ध्यान दीजिएगा, सन 1967 में जब हरियाणा का गठन हुआ उससे ही अगली साल यह सीटें बढ़ाकर कर दी गई थी आपकी 81, और सन 1977 में यह सीटें बढ़ाकर कर दी गई थी 90। तो आज भी 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, अभी वीडियो हो सकता है कि आप बाद में भी देखें, 90 हरियाणा के अंदर विधानसभा क्षेत्र हैं। ओके, लेकिन अभी 2026 में क्या होगा? अब बहुत सारे बच्चे तो बोलेंगे कि सर 8वां वेतन आयोग लगेगा। ठीक है भाई, इसके अलावा और भी कुछ याद होगा आपको। हाँ, क्या? परिसमन होगा, और ये इस परिसमन में क्या होता है, आपकी आपकी जो लोकसभा की है, विधानसभा की, इसमें सीटें बढ़ती हैं। तो यह लगभग आपकी 120 के आसपास चली जाएंगी। यदि मैं वर्तमान में हरियाणा में लोकसभा सीटों की बात करूं तो वह है आपकी 10, लेकिन खास आपको यह याद रख लेना कि इन 10 में से 2 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, और वह कौन कौन से? आपकी सिरसा और अंबाला। सिरसा और अंबाला हरियाणा के अंदर ऐसी 2 लोकसभा सीट हैं जो कि आपकी आरक्षित हैं। और कुल कितनी सीटें हैं? 10। किसके अंदर की बात कर रहा हूँ मैं? हरियाणा की बात कर रहा हूँ। लेकिन यदि आपसे पूछ ले राज्यसभा सदस्य, वह हरियाणा के अंदर से 5 होते हैं। आपने एक बात नोट किए होगा कि यहाँ पर मैंने सदस्य लिखा है कि राज्यसभा के लिए सदस्य और लोकसभा के लिए सीट, क्योंकि प्यारे दोस्तों जहाँ पर आपको सीट वर्ड नज़र आए तो सीट फिक्स होती है। जैसे कि सिरसा के नाम पर है, सिरसा का तो आपको पता है, सिरसा एक जिला भी है, अंबाला के नाम पर है। लेकिन जो राज्यसभा सदस्य होते हैं वह सदस्य होते हैं हरियाणा के अंदर से। ऐसा बोला जा सकता है कि कितने सदस्य चुने जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, क्योंकि सीट होती है किसी नाम पर फिक्स, और राज्यसभा के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जस्ट यहाँ से आपके सदस्य जाते हैं। तो ऐसे आप जितने भी सब पॉइंट को रिलेट करके पढ़ोगे तो यकीन कीजिए कि आप कभी भी नहीं भूलोगे। चलिए अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा का प्रथम गवर्नर कौन था? गवर्नर का मतलब है राज्यपाल। तो बताइए हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो धर्मवीर या धर्मवीरा भी आपको देखने को मिल सकता है। तो यह है जब हरियाणा का गठन हुआ तो उसी टाइम पर यह हरियाणा के प्रथम गवर्नर बन गए थे। तो यह 1 नवंबर 1966 से 14 सितंबर 1967 तक लगभग 10.5 महीने इनका कार्यकाल रहा। किसका? आपका जो आपके प्रथम गवर्नर थे, इनका 10.5 महीने इनका कार्यकाल रहा। ओके, तो धर्मवीर इनका नाम है और यह हरियाणा के पहले गवर्नर रहे हैं। इसके बाद नाम आता है BN नारायण चक्रवर्ती, या आपको शॉर्ट फॉर्म भी मिल सकती है BN चक्रवर्ती, अब आपको देखने को मिल सकता है। यह हरियाणा के एक ऐसे गवर्नर या राज्यपाल रहे हैं जिसका अब तक सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल रहा है, सन 1967 से 1976 तक। यदि हम सेंटर की बात करें उस टाइम पर इंदिरा गांधी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी, और इसी के टाइम पर सन 1971 की लड़ाई होती है जब बांग्लादेश अलग होता है। ठीक है, तो BN चक्रवर्ती या BN नारायण चक्रवर्ती या बीरेन नारायण चक्रवर्ती आपको नाम देखने को मिल सकता है। तो हरियाणा के ये वो राज्यपाल हैं जिसका कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा है। यदि पूछ ले आपसे कि सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा, तो वो थे आपके ओम प्रकाश वर्मा, OP वर्मा भी आपको देखने को मिल सकता है। 2 जुलाई 2004 से 7 जुलाई 2004 तक जस्ट इनका 6 दिन का कार्यकाल रहा था। और वर्तमान की यदि अभी 2025 की बात करता हूँ तो भंडारू दत्तात्रेय या दत्तात्रेय भंडारू आपको उल्टा सीधा आपको नाम देखने को मिल सकता है। तो यह क्या हैं? अभी हरियाणा के अभी गवर्नर हैं और राज्यपाल हैं। तो राज्यपाल से रिलेटेड जो मोटे मोटे पॉइंट है प्यारे दोस्तों, हमने अभी इसी में सभी कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए इसके बाद बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा? तो बता दूं अब तक हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। राष्ट्रपति शासन 3 बार लग चुका है हरियाणा के अंदर। तो सबसे पहली बार लगा था सन 1967 में, और इसके बाद 10 साल के बाद 1977 और फिर 1991, 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं। जो पहली बार लगा था वह था सबसे लंबा 202 दिन का, लगभग आपका 7 महीने के आसपास राष्ट्रपति के हाथों में हरियाणा राज्य की पावर रही थी। इसके बाद 1977 में 52 दिनों के लिए यह राष्ट्रपति शासन लगा था। यदि आपसे पूछ ले कि जब जब हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा है तो देश के राष्ट्रपति कौन थे,
1967 में राष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसके बाद बी डी जत्ती, यह कब थे? 1977 में। और 1991 में आर वेंकट रमन। तो पहले वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सन 1967 वाला, क्योंकि यह सबसे लंबा भी है और डॉक्टर जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध विख्यात इसका नाम भी है। तो आपको यह पॉइंट भी ध्यान रख लेने हैं। यदि मैं बात करूं कि राष्ट्रपति शासन लगता ही क्यों है किसी भी राज्य के अंदर, तो ध्यान दीजिएगा, जब भी सेंटर को, जो सेंटर के अंदर सरकार होती है, जब भी उसको यह लगे कि इस राज्य में दंगा हो सकता है, अशांति फैल सकती है, किसी भी कारण से सरकार प्रॉपर तरीके, जो राज्य की सरकार है, किसी भी कारण से प्रॉपर जनता के साथ तालमेल नहीं कर पा रही है, आक्रोश फैल गया है, या फिर वहाँ की जनता उससे नाराज़ है, या उसको लगता है कि और कुछ तात्कालिक कारण हो सकते हैं, अटैक हो सकता है, तो काफ़ी सारे रीजन्स हैं। इसी वजह से सारी की जो पूरी पावर होती है वह राष्ट्रपति अपने हाथों में ले लेता है, और इसी को बोलते हैं हम राष्ट्रपति शासन। हाँ, बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब सरकारें गिर जाती हैं तब भी राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ओके, तो इतनी बातें आपको याद रख लेनी है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, कौन से स्वतंत्रता सेनानी यानी कि फ्रीडम फाइटर कौन थे वो हरियाणा से ही, जो बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बने? तो वो थे आपके चौधरी देवीलाल। पहले ये क्या थे? आपके स्वतंत्रता सेनानी। जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के आसपास इनको जेल भी हुई है, और क्योंकि भारत को आज़ाद करवाने के लिए ये भी उस आंदोलन में काफ़ी कार्य कर रहे थे, जेल भी हुई, लाठियां भी खाई, और इनका इसी वजह से शायद नाम भी हुआ। तो चौधरी देवीलाल या फिर ताऊ देवीलाल के नाम से ये जाने जाते हैं। ओके, तो चलिए थोड़ी सी डिटेल इनके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि इनको काफ़ी उपनाम भी दिए गए हैं, काफ़ी मशहूर हैं ये, आगे बताऊंगा आपको। तो इनका जन्म होता है 25 सितंबर 1914 को। कहाँ पर? गांव तेजाखेड़ा। तेजाखेड़ा गांव है आपका सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। और चौटाला, ठीक है, और चौटाला परिवार से इनका संबंध रहा है। तेजाखेड़ा गांव था ये, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में। इनकी मृत्यु होती है 6 अप्रैल 2001 में। तो आप देख सकते हैं कि लगभग आपका यह 87 साल, 86 या 86 या 87 साल के थे ये जब इनकी डेथ होती है। अब जानते हैं इनके बारे में थोड़ा सा इतिहास। तो स्टार्टिंग से ही इनको लगता था कि मैं देश के लिए कुछ कर सकता हूं। तो बहुत बार इन्होंने, जैसे कि छोटे लेवल पर होता है, बच्चों को सुधारना, कुछ शिक्षा देना, वो कार्य वहां से करने से लेकर और फिर भारत छोड़ो आंदोलन में कूद गए, और फिर वहां पर इनको क्या हुआ, इनको जेल भी हुई, और फिर तब से ये सक्रिय हो गए, बल्कि पहले से ही काफ़ी एक्टिव थे ये राजनीति के अंदर, और फिर इन्होंने ठान ही लिया था। तो ऐसे करके ये सन 1977 में पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, और कौन से नंबर के? 5वें नंबर के। और इसी के साथ साथ ये हरियाणा के तीसरे लाल सीएम भी बने। तीसरे लाल सीएम का क्या मतलब है? पहले लाल हैं आपके बंसी लाल, फिर हैं आपके भजन लाल, फिर हैं आपके चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल है 5वें नंबर के, भजन लाल है चौथे नंबर का, और बंसी लाल है तीसरे नंबर का। तो 3, 4, 5 लगातार ये 3 ऐसे मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के जिनके पीछे लाल लगता है, जैसे चौधरी बंसी लाल, चौधरी भजन लाल और चौधरी देवीलाल। इसके साथ साथ क्या होता है, यह हरियाणा के सबसे अधिक उम्र के मुख्यमंत्री थे जब यह मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचे थे। इनको ताऊ के नाम से जाना जाता है, शेर ए हरियाणा के नाम से इनको जाना जाता है, जननायक भी इनको कहते हैं, और किंग मेकर देवीलाल इनको कहते हैं। सन 1989 सन 1989 में क्या हुआ, देश के उप प्रधानमंत्री के पद पर भी पहुंचने का गौरव इनको प्राप्त हुआ है। किसानों का इनको नेता कहा गया। और इनकी समाधि कहाँ पर है? इनकी समाधि है दिल्ली में, यमुना नदी के किनारे संघर्ष घाट के नाम से इनकी समाधि है। ठीक है, इतनी बातें आपको अच्छे तरीके से ताऊ देवीलाल के बारे में, चौधरी देवीलाल के बारे में आपको पता होनी काफ़ी ज़रूरी है। आगे चलकर INLD इनकी पार्टी बनी, इंडियन नेशनल लोकदल इनकी पार्टी बनी, और आगे चलकर इनके सुपुत्र कौन थे?
ओपी चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बने कितनी बार साहब? 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। वो इनके ही लड़के हैं। क्या नाम है? ओम प्रकाश चौटाला। हरियाणा के अंदर 5 बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने का रिकॉर्ड इनके ही नाम पर है, ओम प्रकाश चौटाला। यदि आपसे पूछ ले कि हरियाणा का वो मुख्यमंत्री जिसका कार्यकाल सबसे कम रहा, तो वह भी इन्हीं के लड़के, क्या नाम है? ओम प्रकाश चौटाला, जिसका कार्यकाल महज 5 दिनों का रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से रिलेट करके आप पढ़ा करो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है? इस क्वेश्चन में आपको सभी पॉइंट्स क्लियर करा दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि हरियाणा का राज्य पक्षी, एक होता है आपका राज्य पशु। देखिए राज्य पक्षी और राज्य पशु दोनों को आप एक ट्रिक बता देता हूँ, दोनों को आपको याद रखना है काला काला से। काला, जब भी पक्षी की बात करें तो काला तीतर, और आपका इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ब्लैक फ्रैंकलिन। और पशु की बात करें तो आपका रहेगा ब्लैक बक, यानी कि आपका काला हिरण। तो दोनों में काला वर्ड रहेगा, पशु की बात करें या फिर पक्षी की बात करें। यदि मैं आपसे पूछ लूं कि राजकीय पुष्प यानी जो राज्य है उसका पुष्प क्या रहेगा, तो वह रहेगा आपका कमल। और राष्ट्रीय पुष्प की यदि मैं बात कर लूं तो वह भी आपका रहेगा कमल। तो दोनों एक ही हैं। याद कैसे रखोगे? जस्ट फॉर ट्रिक आपको बता देता हूं कि बीजेपी पार्टी अभी हरियाणा के अंदर भी है, जिसका चुनाव निशान है कमल का फूल, और बीजेपी पार्टी ही आपकी सेंटर में है। तो दोनों जगह कमल खिला हुआ है, तो इसका मतलब राजकीय और राष्ट्रीय दोनों हमारे पुष्प कौन से हैं? कमल है। इसके बाद हम बात करते हैं राजकीय वृक्ष की, तो राजकीय वृक्ष रहेगा हमारा पीपल। यदि राष्ट्रीय वृक्ष की बात कर लूँ तो वह रहेगा आपका बरगद। याद कैसे रखोगे? देखिए राष्ट्रीय यानी पूरे भारत के लेवल की बात हो रही है, तो भाई बरगद, ये बरगद से याद कर लो बर्गर। तो बर्गर तो पूरे नेशनल पर, पूरे भारत में राष्ट्रीय स्तर पर खाया जाने वाला स्ट्रीट फूड है। ठीक है, तो वहाँ से आप याद कर लेना बर्गर से बरगद। और जो दूसरा बचा वह रहेगा हरियाणा का वृक्ष। इसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा का चिन्ह, अशोक चिन्ह के साथ कमल का फूल। हमारा राज्य दिवस है आपका 1 नवंबर, क्योंकि 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग हुए थे। हरियाणा पर्यटन दिवस कब रहेगा? 1 सितंबर, यह इंपॉर्टेंट है। और हरियाणा वीर शहीदी दिवस रहेगा आपका 23 सितंबर। अच्छा, इसके साथ साथ मैं बात करता हूँ हमारी पोशाक की। हरियाणा की पोशाक, राज्य की पोशाक क्या है? धोती, कुर्ता, खंडका और दामन, यह रहेगी हमारी राजकीय पोशाक। लेकिन यदि पूछ ले राष्ट्रीय पोशाक तो वह रहेगी साड़ी। ठीक है, और इसके साथ यदि मैं बात करता हूँ फल की, फल की बात, ये मिठाई की बात करते हैं पहले हम मिठाई की। मिठाई रहेगा हरियाणा की राज्य की मिठाई रहेगा लड्डू। और यदि मैं भारत के यानी राष्ट्रीय स्तर की बात करता हूँ तो वहाँ रहेगा आपका जलेबी। तो इतने पॉइंट हैं प्यारे दोस्तों, आपको याद रख लेने हैं। अगला प्रश्न हमारा, वर्धन वंश का पहला शासक कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट वंश है ये। कौन सा डायनेस्टी? कौन सी? वर्धन वंश। वर्धना डायनेस्टी आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसने रूल किया है कहाँ पर? हरियाणा में। और हरियाणा में भी कहाँ पर? जहाँ पर महाभारत हुई थी उसके आसपास। कहाँ पर? थानेसर। थानेसर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। तो प्रभाकर वर्धन क्या है? इसके संस्थापक हैं। हरियाणा में थानेसर पर इस वंश ने राज किया। वर्धन वंश की स्थापना होती है 550 ईस्वी में, और पुष्यभूति वंश के द्वारा इस वंश की नींव रखी जाती है। लेकिन इसको रियल फाउंडर नहीं माना जाता, रियल संस्थापक नहीं माना जाता पुष्यभूति वंश को। तो इसी वजह से प्रभाकर वर्धन को इसका रियल फाउंडर माना जाता है। प्रभाकर वर्धन के 2 लड़के थे, 2 लड़के, जिसका पहले बड़े का क्या नाम था? राज्यवर्धन, और छोटे का नाम था हर्षवर्धन। और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था जयश्री। अब होता क्या है, स्टोरी इस प्रकार से चलती है कि 590 में, देखिए प्रभाकर वर्धन 580 में राजा बनता है। तो ठीक 10 साल के बाद 590 में जन्म होता है हर्षवर्धन का, क्योंकि ये इनके छोटे लड़के थे। ठीक है, और क्या होता है कि इसके भाई की हत्या कर दी जाती है राज्यवर्धन की। और जो इनकी बहन है राजश्री, इनके भी पति की हत्या कर दी जाती है। तो गद्दी पर बैठने वाला कोई होता नहीं। तो 606 ईस्वी में मात्र 16 साल की एज में हर्ष गद्दी पर बैठते हैं और अपने
जो क्षेत्र है उसको आराम आराम से अपनी उम्र के हिसाब से बढ़ाते चले जाते हैं। और एक अच्छे शासक के रूप में एक यह भी प्रश्न बन सकता है, क्योंकि यह हिंदू शासक थे, तो प्रश्न यह भी बन सकता है कि यहाँ के हमारे नॉर्थ के क्या थे, जो सबसे लास्ट, जो सबसे आखिरी हिंदू शासक हैं वह कौन से हैं आपके, यही रहेंगे आपके हर्षवर्धन। ओके, इस प्रकार से आप रिलेट करके पढ़ा करो, आपको कभी भी आप नहीं भूल पाओगे। हर्षवर्धन है 606 से और 647 में इनकी मृत्यु हो जाती है। लगभग 41 या 42 41 से 42 ईयर्स इन्होंने शासन किया और अपने राज्य को 4 चांद लगा दिए। कहाँ को, थानेसर को इसने राजधानी बनाया और भी आसपास के क्षेत्रों को इसने जीता। हाँ, यह एक युद्ध भी हार गया था, आई थिंक 618 के आसपास युद्ध हुआ था, उसमें मैं कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन इसी डेट के आसपास एक युद्ध हुआ है जिसमें हर्ष की हार भी हुई है। अच्छा, 606 से 647 तक वैसे तो कई सारी चीज़ें हुई, लेकिन एक यात्री है, कौन सा आपका रहेगा, एक चीनी यात्री था हेनसांग, वह इसी के शासनकाल में भारत आता है और काफ़ी अलग अलग तरीके से वह अध्ययन करता है। लगभग 633 ईस्वी में वह भारत आता है और 641 या 43 तक इंडिया में वह रहता है। तो लगभग 8 से 10 साल इसी के शासनकाल में वो इंडिया में रहा था। हेनसांग चीनी यात्री काफ़ी बार पूछा जाता है। अब बात करता हूँ मैं इस प्रश्न के आखिर में इनके फादर साहब की, किसकी, प्रभाकर वर्धन की। तो प्रभाकर वर्धन 580 में राजा बनते हैं और महाराज धीराज की उपाधि धारण करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। और यह क्या थे, सूर्य के उपासक भी थे ये। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए भाई, अगर आप हरियाणा CET या फिर HTET का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हो। तो ऐसे ही आप भी पढ़ा करो, एक पॉइंट को मेन पॉइंट बनाकर उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक, उसका शासनकाल, जो भी चीज़ें हैं, तो यदि आप ऐसे पढ़ोगे तो यकीन करना आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। आप दूसरे बच्चों से 7 या 8 मार्क्स तो ऑलरेडी आगे चल ही रहे होगे। चलिए, ज्योतिसर किसका प्राचीन नाम है? तो कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम था ज्योतिसर। और यहाँ पर क्या हुआ था, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यह तीर्थ स्थल पवन देवता से संबंधित था, इसलिए पवन हरिद्या भी कहलाया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला प्रश्न हमारा, बाबर ने लोदियों को किस युद्ध में हराया था? तो बाबर और लोदी, बाबर मुगल है ना, और लोदी वंश, तो इन दोनों के बीच टकराव हुआ था कब? 1526 में। और इसी को हम जानते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। अब बात करते हैं, पानीपत के अंदर 3 मुख्य लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, यानी कि 3 युद्ध हुए हैं। तो पहला होता है आपका 1526 में, जिसमें मुगल जीत जाते हैं। और दूसरा होता है आपका 1556 में, इसमें अकबर छोटे होते हैं, लेकिन अकबर की तरफ से उनकी सेना लड़ाई को लड़ती है और इसमें भी मुगल जीत जाते हैं। लेकिन इसके बाद तीसरी लड़ाई लड़ी जाती है पानीपत की सन 1761 में, इसमें मराठों को हार का सामना करना पड़ता है। चलिए, अब बात करते हैं हम पानीपत की पहली लड़ाई में, क्योंकि पहली लड़ाई कब हुई? 20 अप्रैल 1526 को पहली लड़ाई हुई थी। बाबर और लोदी के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, बाबर और लोदी के बीच यह युद्ध लड़ा गया था और इसमें बाबर जीत गया था और इसमें लोदी हार गया था। ओके, और पानीपत की पहली लड़ाई में तोप खाने का प्रयोग किया गया था। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रश्न आ सकता है कि वह कौन सी लड़ाई थी जिसमें तोप खाने का प्रयोग किया गया था। तो पानीपत की पहली लड़ाई थी जिसमें तोप का इस्तेमाल किया गया था। पानीपत की पहली लड़ाई के बाद ही बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण कर ली थी। अच्छा, कलंदर की उपाधि धारण करने के पीछे एक छोटी सी ट्रिक है या कहानी है। वह क्या है कि जब बाबर प्रथम लड़ाई जीत जाता है पानीपत की, तो बाबर ने क्या किया, जो अफगानी नागरिक हैं तो उनको, जितने नागरिक हैं उन सभी को एक एक चांदी का सिक्का बंटवा दिया और यहीं से उसको एक उपाधि मिली, कलंदर की उपाधि। ओके, इस लड़ाई के बाद बाबर को कोहिनूर हीरा की प्राप्ति भी हुई थी। पूछा जा सकता है कि बाबर को कोहिनूर हीरा की प्राप्ति हुई, लेकिन किस युद्ध के बाद, किस लड़ाई के बाद? तो वह थी पानीपत की पहली लड़ाई। ओके, जो पानीपत का दूसरा युद्ध है वह लड़ा गया था आपका 1556 में। अब क्या था, यह लड़ा था बाबर के पोते ने। बाबर का पोते का क्या नाम था? अकबर। लेकिन अकबर इस टाइम पर लगभग 14 साल का था, 14 से 15 साल का था। तो इसकी सेना ने इनकी तरफ से युद्ध लड़ा था और उसकी सेना ने क्या किया, हेमू को हरा दिया।
हेमू को हरा दिया और हेमू का सर कलाम कर दिया गया था दिल्ली में। इस प्रकार से आपको भी पढ़ना है। अगला प्रश्न हमारा, यमुना नदी हरियाणा राज्य में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यमुनानगर जिला है जो हमारा हरियाणा का, कब बना था? ये 1 नवंबर 1989 को यह बना था और इसी जिले से हरियाणा के अंदर यमुना नदी प्रवेश करती है और इसी वजह से इसको बोला गया यमुना का नगर, यमुनानगर। यह नदी कैसी है? इसके अंदर 12 महीने पानी रहता है, इसी वजह से इसको बोलते हैं हम 12मासी नदी। और जो हमारी गंगा नदी है, कितनी किलोमीटर बहती है भारत के अंदर? 2525 किलोमीटर। अब मैंने गंगा नदी को ऐसा क्यों बोला कि भारत के अंदर? क्योंकि भाई गंगा नदी आगे चलकर बांग्लादेश में भी जाती है और जब बांग्लादेश में यह नदी एंट्री करती है तो इसका नाम बदल जाता है, वहाँ पर इसको पद्म या फिर पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, लेकिन भारत में गंगा नदी है ये, ठीक है। और गंगा नदी काफ़ी नदियों का पानी भी सम्मिलित करके चलती है। तो मैं इतना क्यों बता रहा हूँ आपको? क्योंकि हरियाणा की सबसे बड़ी नदी पूछ ले तो यमुना, भारत की पूछ ले तो गंगा, और ऑल वर्ल्ड की पूछ ले आपसे तो नील नदी है। तो आपको तीनों नदियों का पहली बात आपको तीनों नदियों का नाम पता होना चाहिए। दूसरा, इनकी लंबाई का भी आपको पता होनी चाहिए। जो आपकी यमुना नदी है वह हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई है लगभग आपका 320 किलोमीटर, आपका HSSC ने दिखाया है। तो 320 किलोमीटर हरियाणा के अंदर बहती है कौन सी? यमुना नदी। यदि मैं गंगा नदी की बात करूं तो वह हरियाणा में तो नहीं आती, लेकिन हरियाणा के लगते उत्तर प्रदेश में वह नदी बहती है। तो कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है और नील नदी आपकी लगभग 6000 किलोमीटर से ऊपर, लगभग कुछ ऐसे ही बताता है गूगल भी, एक बार आप इसको ज़रूर चेक कीजिएगा एग्जैक्टली अगर दिखाता है। तो नील नदी ऑल वर्ल्ड की मतलब विश्व की सबसे लंबी नदी है और यह लगभग 6500 किलोमीटर के आसपास बहती है। किस नदी की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ नील नदी की। तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। इसके बाद बात करते हैं, यह नदी कालेसर के समीप से हरियाणा में प्रवेश करती है। कालेसर एक स्थान है, कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर, वहाँ से यह नदी प्रवेश करती है, यमुना नदी। यह नदी हरियाणा में 320 किलोमीटर तक बहती है, जो कि मैंने आपको पहले ही यह पॉइंट करवा दिया। अच्छा, जो हमारा पलवल है, हरियाणा का एक जिला पलवल, वहाँ से जो पलवल है उसका हसनपुर, उसके हसनपुर से, पलवल के हसनपुर से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में यह नदी प्रवेश करती है, यमुना नदी, और आगे चलकर फिर यह गंगा में मिल जाती है। ताजेवाला में एक बांध, हथिनी बांध कुंड बनाया गया है। ताजेवाला कहाँ पर है? यमुना नदी के अंदर है और यहाँ यमुना नगर के अंदर है, यमुना नदी नहीं सॉरी, यमुना नगर के अंदर, ठीक है। जो ताजेवाला बांध है, जो ताजेवाला है, यहाँ पर एक बांध भी बनाया गया जिसका क्या नाम है? हथिनी कुंड इसका नाम है। जो आपकी यमुना नदी है, यहाँ से आपकी 2 ब्रांच भी निकाली गई है जिसको हम बोलते हैं यमुना नहर। तो नदी एक है, नहर 2 है। यमुना नदी एक है, यमुना नहर 2 है। एक आती है आपकी हरियाणा की तरफ और दूसरी आपकी जाती है उत्तर प्रदेश की तरफ। जो पूर्वी यमुना नहर है तो वह रहेगी आपकी उत्तर प्रदेश की तरफ, पश्चिमी यमुना नहर है वह रहेगी आपकी हरियाणा की तरफ। तो इतनी बातें आपको अच्छे तरीके से पता होनी काफ़ी ज़रूरी है। चलिए, अभी करंट का प्रश्न है, आपको पता भी होगा, अभी 2025 में जो लोग CET की तैयारी कर रहे हैं या फिर वीडियो को देख रहे हैं, पूरे लेक्चर को देख रहे हैं, तो उनको अच्छी तरीके से पता होगा कि सूरज कुंड का मेला अभी 8 फरवरी से और 23 फरवरी के बीच होने वाला है, मतलब चला हुआ है। कहाँ पर है ये? यह है आपका फरीदाबाद के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ सूरज कुंड मेले की, ठीक है। लेकिन एक सूरज कुंड का मेला जो कहाँ पर लगता है, यह आपका लगता है फरीदाबाद के अंदर, सूरज कुंड, ठीक है। सूरज कुंड, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था अनंगपाल तोमर ने, और तोमर एक वंश था जिसके शासक थे अनंगपाल। इस राजा ने, इस शासक ने सूरज कुंड का निर्माण करवाया था और उसी सूरज कुंड में अब एक मेला लगता है, सूरज कुंड का मेला। पहली बात तो यह है कि यह तोमर वंश का एक शासक था। दूसरा, इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया था। तीसरी बात, सूरज कुंड कहाँ पर है? सूरज कुंड फरीदाबाद में है और यह सुंदर पहाड़ियों में अवस्थित है। कौन सा? सूरज कुंड। कुंड के समीप ही सूर्य मंदिर के खंडर भी है।
ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सूरजकुंड को पहले मयूर झील के नाम से जाना जाता था। किसको? सूरजकुंड को। यहाँ पर हर वर्ष एक मेला का आयोजन किया जाता है। पहली बार यह मेला 1987 में लगा था, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और 2021 में यह मेला नहीं लग पाया था क्योंकि यहाँ पर कोविड हो गया था भारत में, है ना, कोविड के कारण। और 2025 में 8 फरवरी से 23 फरवरी तक यह मेला लगा है। कौन सा? 38वां मेला। वैसे तो 39वां मेला लगना था क्योंकि 2026 में 40 कंप्लीट हो जाते, लेकिन 2021 में यह लगा नहीं, तो इस वजह से एक कम कर दो, तो अब कितना है? 38वां मेला है ये। कहाँ पर लग रहा है? सूरजकुंड, जो कि आपको फरीदाबाद के अंदर है। ओके, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और यह डेट रही। अब हमारी जो हरियाणा रोडवेज है उसके ऊपर भी यही डेट्स आपको देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न हमारा, वर्तमान हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री कौन है? तो महिपाल ढांडा है हमारे अभी हरियाणा सरकार के अंदर शिक्षा मंत्री। जो हरियाणा में अभी 15वीं विधानसभा चली हुई है, तो इसकी वोटिंग हुई थी 5 अक्टूबर 2024 को और इसका परिणाम आया 8 अक्टूबर 2024 को। तो इसमें पाया कि हरियाणा के अंदर जो 90 विधानसभा सीटें हैं उनमें से 46 जिसकी सीटें आ जाती हैं तो वह पार्टी सरकार बना देती है, लेकिन बीजेपी की सीटें आ गई हरियाणा के अंदर 47। ओके, पहला पॉइंट तो आपको यह याद रखना है। दूसरा यह है कि इसी से मिलता जुलता 5 और 8 का डाटा सेम रहेगा। 5 फरवरी 2025 और 8 फरवरी 2025 इसको हुए हैं दिल्ली के इलेक्शन। और दिल्ली की सबसे बड़ी पार्टी जो दिल्ली में काम करती है, कौन सी? आप, आम आदमी पार्टी, आप, है ना, यह अब की बार हार गई क्योंकि यहाँ पर 48 के आसपास सीटें ली है बीजेपी ने और 47 या 48 शायद ऐसा करके कुछ है। तो बाकी जो सीटें हैं 22-23 सीटें हैं जो, तो वह जीती हैं आम आदमी पार्टी ने। तो यहाँ पर 36 सीटें चाहिए थी क्योंकि 70 कुल सीटें हैं, 70 का आधा होता है 35 और 35 प्लस 1 तो 36 सीटें चाहिए थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सीटें यहाँ पर बीजेपी पार्टी की आ चुकी है। तो वर्तमान में हरियाणा के अंदर महिपाल ढांडा क्या है? शिक्षा मंत्री हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री आपके कौन रहेंगे बताइए? तो यह रहेंगे आपके नायब सिंह सैनी। और यह कहाँ से चुनाव इन्होंने जीता है? लाडवा से। लाडवा आता है आपका कुरुक्षेत्र के अंदर और इसी वजह से कुरुक्षेत्र को बोलेंगे हम सीएम जिला या सीएम डिस्ट्रिक्ट और लाडवा को बोलेंगे सीएम सिटी। नायब सिंह सैनी यह पहले, इससे पहले लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं। ठीक है, आई थिंक ये अंबाला से थे जितना मैं याद कर पा रहा हूँ। और यह दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। पहली बार यह है करनाल से इन्होंने चुनाव जीता था और अब की बार लाडवा से। ठीक है, और 11वें नंबर के यह मुख्यमंत्री हैं। 11वें नंबर का मुख्यमंत्री का होने का मतलब यह है कि 10 मुख्यमंत्री इससे पहले बन चुके हैं। यदि मैं बात करता हूँ स्वास्थ्य मंत्री, तो वह रहेगी आपकी आरती राव। याद कैसे रखेंगे भाई? अगर आपको स्वस्थ रहना है तो सुबह उठकर आपको आरती करनी चाहिए। जल मंत्री और आपका बाल महिला विकास मंत्री, यह दोनों के दोनों आपका रहेगा श्रुति चौधरी। याद कैसे रखोगे? यदि आपको महिला और बच्चों का यानी बाल विकास करवाना है तो उनकी सुननी चाहिए भाई, श्रुति चौधरी। जेल मंत्री आपके रहेंगे अरविंद शर्मा। डॉक्टर अरविंद शर्मा के नाम से फेमस है ये, और यह पहले लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं रोहतक से, और अभी इन्होंने चुनाव लड़ा था गोहाना से। ठीक है, अच्छा प्यारे दोस्तों, कमेंट करके मुझे ये बताओ कि गोहाना सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है या फिर पानीपत के अंदर आता है। तो गोहाना से इन्होंने चुनाव लड़ा था और यह चुनाव जीत जाते हैं। परिवहन मंत्री हैं अभी हाल फिलहाल अनिल विज। ठीक है, अनिल विज। कृषि मंत्री हैं श्याम सिंह राणा। ये कैसे याद रखोगे? कृषि कौन करता है? किसान कहाँ जाता है? श्याम, बाबा खाटू श्याम के पास जाता है, तो वहाँ से इस प्रकार से आप याद कर लो। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा गठन के समय सबसे बड़ा जिला कौन सा था? हरियाणा गठन के समय कब हुआ था गठन? 1 नवंबर 1966 की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पर सबसे बड़ा आपका जिला था हिसार। ठीक है, हिसार। और सबसे छोटा जिला था आपका जींद। भाई मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। यदि मैं बात कर लूँ वर्तमान में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्षेत्रफल में, तो वर्तमान में आपका सिरसा, और सबसे छोटा कौन सा है? फरीदाबाद। तो 4 क्वेश्चन है, अलग अलग हैं। पहले कौन सा? हिसार सबसे बड़ा था, आज सिरसा सबसे बड़ा है। पहले जींद सबसे छोटा था और आज फरीदाबाद सबसे छोटा है। लेकिन यदि मैं पूछ लूँ जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन है, तो यही फरीदाबाद आपका सबसे बड़ा हो जाएगा और पंचकुला आपका सबसे छोटा हो जाएगा। अच्छा, जनसंख्या घनत्व की एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? तो फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, 4442। तो फरीदाबाद के 3 डाटा आपके सामने हो गए। ठीक है, 4442। वर्तमान में सबसे छोटा जिला फरीदाबाद,
देखिए एक तो फरीदाबाद छोटा है और दूसरा उसके अंदर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से जनसंख्या घनत्व भी इसी का ज़्यादा होगा। तो 4442, 24 को उल्टा कर दो 4 2, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। यदि इसके साथ मैं बात करता हूँ कि जब हरियाणा बना तब कितने ज़िले थे, 7, और आज कितने हैं, 22, तो 15 ज़िले और हरियाणा के अंदर बन चुके हैं और लगभग 3 से 4 ज़िले और 2026 में हरियाणा के बनने सुनिश्चित हो चुके हैं। तो अब कितने हैं, 22, तो यह हो जाएंगे आपके 25 या फिर 26 ज़िले हरियाणा के अंदर हो जाएंगे। 3 तो कन्फर्म है, चौथे के ऊपर अभी मोहर लगनी भी बाकी है। ठीक है, कौन कौन सा, एक तो साहब आपका हांसी हो सकता है जिला, एक आपका मानेसर हो सकता है गुरुग्राम से अलग होकर, और एक आपका डब्बावाली भी हो सकता है, डब्बावाली। ठीक है, तो अभी, और एक हाँ गोहाना। तो इन 4 में से 3 अभी कोई नाम फिक्स कर दिए गए हैं, लेकिन एक और इसमें जुड़ना बाकी है, क्योंकि हो सकता है कि मानेसर को या फिर कुछ ज़िलों को डायरेक्ट ज़िला ना बनाकर पुलिस ज़िला बना दे, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी 22 ज़िले हैं, पहले 7 ज़िले थे, कितने ज़िले हो गए, 15 ज़िले। सबसे नया ज़िला कौन सा बना गया, 2016 के अंदर बना था, आज से 9 साल पहले, चरखी दादरी। चरखी दादरी से के बाद कोई ज़िला अभी तक नहीं बना है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या किसके अंदर रहेगी, PKL यानी कि पंचकुला में रहेगी जनसंख्या। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं HSSC यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। भाई जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, हरियाणा CET यही लेगा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, पंचकुला के अंदर है, और HPSC का भी पंचकुला के अंदर है। अच्छा, HSSC क्या करता है, ग्रुप C और D की जो नौकरियां हैं उनके लिए ले रहा है आपसे ये CET, और HPSC क्या करता है, ग्रुप A और B की जॉब के लिए रिक्रूट करता है। जैसे आपने देखा होगा कि PGT या TGT जो टीचर्स लगते हैं वो HPSC के अंडर लगते हैं, जो PGT लगते हैं। और वहीं अगर हम देखते हैं जैसे कि आपका DSP वगैरह लग गए, आपका HCS लग गया, तो वह भी आपका ग्रुप A और B में यानी कि आपका HPSC के थ्रू ही वो भी इलेक्ट होते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, बुनकरों का शहर कौन सा है। क्या यह क्वेश्चन प्यारे दोस्तों हमने पहले कर लिया था, बुनकरों का शहर कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन एक बार ऊपर भी आ चुका है। तो बताइए बुनकरों का शहर कौन सा है। तो भाई बुनकरों का शहर है आपका पानीपत। ठीक है, तो पहले तो पानीपत से आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताता हूँ पानीपत से रिलेटेड। देखिए हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जो 2 बार जिला बनाया गया, जो 2 बार क्या किया गया, जिला बनाया गया, तो वह था आपका पानीपत। देखिए पहली बार हरियाणा के अंदर यह जिला कब बना था पहली बार, तो प्यारे दोस्तों यह बना था पहली बार आपका 1 नवंबर 1989 को, क्योंकि इस डेट को हरियाणा के अंदर 4 जिले बनाए गए थे। कौन कौन से, यमुना का पानी पीकर यमुनानगर, का कैथल, का पानी पीकर पानीपत, रेवाड़ी गया रेवाड़ी। तो यह 4 जिले आपके 1 नवंबर 1989 को बनाए गए थे। ठीक है, लेकिन इनमें से जो आपका पानीपत था कुछ टाइम के बाद इसको जिला मानने से इनकार कर दिया। अच्छा, ये निकाला गया था करनाल से, और कुछ टाइम के बाद इसको दोबारा करनाल में शामिल कर दिया गया। लेकिन सन 1991-92 में क्या किया गया, इसको दोबारा से, किसको, पानीपत को दोबारा से एक जिला बनाया गया। तो प्रश्न आपका घुमा फिरा कर आ सकता है कि हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जो 2 बार जिला बनाया गया, तो वह था आपका पानीपत। ठीक है, पानीपत को बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। आपके कंबल, सबको पता है कि पानीपत के जो कंबल हैं वह काफ़ी फेमस हैं, हमारे मिलिट्री आर्मी वगैरह में भी यहाँ से कंबल बनकर जाते हैं। रिफाइनरी भी आपकी यहीं पर है। पणप्रस्थ इसका प्राचीन नाम हो गया, किसका, पानीपत का। और जो पांडवों ने 5 गाँव की मांग की थी तो उसमें एक था आपका पणप्रस्थ यानी कि आपका पानीपत। ठीक है, और पाणिनि ऋषि के नाम पर इसका नाम पड़ा है, किसका, पानीपत का। ठीक है, हाँ पानीपत के क्या बोलेंगे, बुनकरों का शहर बोलेंगे पानीपत को। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं धान का कटोरा, राइस, धान मतलब कि राइस। तो ठीक है, धान का कटोरा, तो धान का कटोरा किसको बोला गया, करनाल को बोला गया। धान मतलब कि राइस, तो आप 3 का याद कर लीजिए, करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र। जो ये है बैलेट है इस तरफ की हरियाणा की, क्योंकि यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है, पानी की अधिकता होने के कारण, क्योंकि धान एक ऐसी फसल है जो आपकी ज़्यादा पानी लेती है। तो यहाँ पर आपका जो करनाल है उसमें सबसे ज़्यादा धान का उसको कटोरा बोलते हैं। वैसे कैथल और कुरुक्षेत्र भी लगभग इतने ही पैदावार देते हैं, लेकिन धान का कटोरा किसको बोलेंगे, करनाल को। अच्छा, आपका पेरिस ऑफ हरियाणा, पेरिस ऑफ हरियाणा का पेरिस,
तो वो भी आपको किसको बोलेंगे, करनाल को बोलेंगे। जो लिबर्टी शूज़ हैं उसका वो कहाँ पर बनते हैं आपके, वो भी करनाल के अंदर बनते हैं। और पहले सीएम आपका सिटी या सीएम डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, करनाल था, क्योंकि आपका इससे पहले जो 10वें नंबर के मुख्यमंत्री थे कौन थे, खट्टर, मनोहर लाल खट्टर 2 बार चुनाव जीते, यहीं से उन्होंने चुनाव लड़ा, यहीं से चुनाव जीते और अभी वो लोकसभा में सांसद हैं। ठीक है, लोकसभा के सदस्य हैं और मंत्री भी बन गए हैं वो। आई थिंक जेल मंत्रालय ऐसा करके कुछ उनको दिया है या फिर बिजली विभाग उनको दिया है, अभी प्रॉपर याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं, लेकिन वो सांसद बने हैं और 101% उनको विभाग भी दिए है। तो क्या है कि विभाग भी दिया है और क्या है कि वो अब भी करनाल से ही वो जीते हैं। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट वो कहाँ पर है आपका, वो भी आपका 1955 में करनाल में लेकर आया गया था, लेकिन पहले कहाँ पर था, 1923 में इसकी स्थापना की गई थी बेंगलुरु के अंदर, लेकिन इसको स्थानांतरित कर दिया 1955 में, कहाँ पर, करनाल में। और अब भी बहुत सारे लोगों को कार्य मिल रहा है NDRI से। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर, हाँ इसकी स्थापना जरूर कर लो। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा एक अलग राज्य बना, तब हरियाणा के अंदर 7 जिले थे, तो 7 जिलों में करनाल भी एक जिला था। 7 कौन कौन से थे, GHAR घर, JKM भाई घर जम्मू कश्मीर में, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। तो ये रहा करनाल। जींद उस टाइम पे सबसे छोटा था और ये वाला हिसार सबसे बड़ा था, जो कि मैंने आपको पहले ही ऊपर पॉइंट करवा दिए हैं। चलिए, और एक पॉइंट और इसके साथ आप याद कर लो कि एक तो यह जिला 1966 में बना और यह मंडल कब बना, देखिए GHAR पहले थे हमारे पास ये 4 मंडल जो कि 1 नवंबर 1966 को बनाए गए। G फॉर गुरुग्राम, H फॉर हिसार, A फॉर अंबाला और R फॉर रोहतक। लेकिन फरवरी 2017 में सरकार ने क्या कार्य किया कि 2 और मंडल जोड़े, कौन कौन से, KF यानी करनाल और फरीदाबाद। अब कुल मिलाकर 6 मंडल हैं हरियाणा के अंदर। पहले कितने थे, पहले 4 मंडल थे, अभी 6 मंडल है। तो अभी करनाल और फरीदाबाद को जोड़ा है। तो आ सकता है प्रश्न कि करनाल को कब मंडलों की लिस्ट में जोड़ा गया, तो कब भाई, फरवरी 2017 में इसको मंडल के रूप में मान्यता मिली थी। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ करनाल की। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम फाइनली अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा साइबर सिटी। तो साइबर सिटी आपका कौन सा है, सबको पता है कि साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी, सपनों की नगरी आपका कौन सा है, गुरुग्राम है आपका। ठीक है, आपकी टेक सिटी यह भी आपका गुरुग्राम हो गया। गुरुग्राम जब हरियाणा बना तभी इसकी स्थापना हो गई थी 1966 में। गुरुग्राम, गुरु का ग्राम है ना, तो गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है गुरुग्राम। ठीक है, गुड़गांव इसको किया गया, अब फिर गुरुग्राम इसको कर दिया गया। और यह क्या है, यह एक आपका मंडल भी है, क्योंकि 4 मंडल है GHAR, तो यह रहा सबसे पहले ही गुरुग्राम। ओके, चलिए, और यहाँ से आपके एक अभिनेता भी हैं राजकुमार राव। और मुझे अभी फ़िलहाल और क्या पॉइंट है गुरुग्राम से रिलेटेड, DLF वगैरह आपके यहीं पर है। धर्म नगरी आपकी कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र की आपकी स्थापना हुई थी 1973 में। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो पूछिए मत, क्योंकि धर्म नगरी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर महाभारत हुई। ठीक है, गीता का उपदेश इसी धरती पर मिला। तो और भी जितने सारे पॉइंट्स जो कि आपके धर्म से रिलेटेड हैं वह आपके सभी कुरुक्षेत्र आप बेशक आप चाहे कर सकते हो। आपका ऑप्शन, आपका जो पक्की ईंटों से चारों तरफ से बना हुआ आपका सरोवर है वो यहीं पर है, क्या नाम है, ब्रह्म सरोवर। ठीक है, और यहाँ पर बिड़ला मंदिर है जिसकी सभी दीवारों पर क्या लिखा हुआ है, गीता के श्लोक लिखे हुए हैं। कहाँ पर, बिड़ला मंदिर। और जो आपका ये है ब्रह्म सरोवर, इसके पास बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए हैं। क्या क्या चीज़ें, जैसे कि सबसे पहले तो आपका श्री कृष्ण संग्रहालय सन 1987 में इसकी शुरुआत हुई थी। 3 मंजिला है ये, और थीम पार्क के ठीक अपोजिट है। थीम पार्क का अब नाम चेंज कर दिया गया है, केशव पार्क है ये। ठीक है, इसमें लगभग हर दिन यहाँ पर मेला आयोजित होता ही रहता है। कहाँ पर, थीम पार्क में। अभी भी कुछ लोग इसको थीम पार्क बोल देते हैं, लेकिन केशव पार्क इसका अब नाम हो चुका है। 1987 में श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना की गई थी। 3 मंजिला है ये। इसके साथ गुलजारी लाल नंदा यहाँ पर म्यूजियम भी है और लाइब्रेरी भी है। ये क्या है, ये गुलजारी लाल नंदा आपका लाइब्रेरी और म्यूजियम है। अच्छा, गुलजारी लाल नंदा थे कौन, हमारे देश के एकमात्र
कार्यवाहक प्रधानमंत्री, जो कि 2 बार प्रधानमंत्री की गद्दी पर पहुंचे, लेकिन कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में जस्ट 13-13 दिनों के लिए, दोनों बार 13-13 दिनों के लिए यह प्रधानमंत्री रह चुके हैं, गुलजारी लाल नंदा। ओके, आई थिंक आपको यदि आप भी ऐसे ही पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं कपिल मुनि की नगरी। तो कपिल मुनि की नगरी है आपकी कैथल। कपिल कहते हैं वानर को, तो वानरों की नगरी भी आपका कैथल हो गया। इसकी स्थापना होती है 1 नवंबर 1989 को। किसकी? कैथल की स्थापना होती है। ओके, अब बात करते हैं कि इस डेट को 4 जिले बने थे, जो कि मैंने ऊपर बता ही दिया। अब मैं दोबारा तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपका भी टाइम खराब होगा इससे, उसको देख लेना एक बार, ठीक है। तो कैथल आपसे पूछ ले तो जो नवग्रह कुंड हैं वह भी आपके कैथल में ही है। अब इनमें से लगभग 5 बचे हैं और 4 विलुप्त हो चुके हैं। जो आपके नवग्रह कुंड हैं, इन्हीं के कारण कैथल को छोटी काशी भी कहा गया। और हरियाणा की काशी किसको कहा गया? भिवानी को कहा गया, ठीक है। तो 2 पॉइंट हैं, इसको मिसमैच मत कीजिएगा, इसको अलग अलग से याद कीजिएगा। अब बात करते हैं कैथल से रिलेटेड और पॉइंट्स की। कैथल में और क्या खास बात है? जो रजिया सुल्तान, जो बेगम रजिया सुल्तान है, पहली मुस्लिम महिला शासिका, ठीक है, जिसकी 1240 में इसी के भाइयों के द्वारा हत्या कर दी गई और इसके पति अल्तुनी की भी हत्या कर दी गई थी। जो इसका मकबरा है वह भी यहीं पर है। कहाँ पर? कैथल में। और कैथल में क्या खास बात है? बाबा लदाना, इनकी समाधि है बाबा लदाना गांव में। तो यहाँ पर हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष दशहरे से ठीक अगले दिन यहाँ पर क्या होता है? मेला लगता है, ठीक है। यह भी आपका कैथल में है। चलिए, अगला हमारा पॉइंट है पीतल नगरी। तो यह रहेगा आपका रेवाड़ी, और रेवाड़ी भी कैथल के साथ 1989 में आपका बना था। राव तुलाराम की यह धरती है रेवाड़ी, वीर भूमि रेवाड़ी है, ठीक है। और वीर हीरोज आपका भिवानी हो गया। चलिए, इसके बाद अगला पॉइंट संतों की नगरी। देखिए, सा संत सा सिरसा, सा संत सा सिरसा और सा सिरसा सा संत सा सिख। तो हरियाणा में सिख समुदाय सबसे ज़्यादा सिरसा के अंदर है। सिरसा का क्षेत्रफल वर्तमान में सबसे ज़्यादा है, लेकिन आपकी विधानसभा की सीट सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहेगी? हिसार के अंदर रहेगी। क्यों? क्योंकि हिसार जब हरियाणा का गठन हुआ तो सबसे बड़ा जिला था, तो इस वजह से शायद सबसे ज़्यादा सीट भी इसी के अंदर रह गई होंगी उस टाइम पे, हाँ, विधानसभा की। लेकिन अब सबसे बड़ा सिरसा है। चलिए, अगला पॉइंट है हमारा हाँ, सिरसा से रिलेटेड और जितने भी, उसको एक साथ याद करने की कोशिश किया करो। जैसे कि सिख समुदाय में सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पर जो आपकी घग्गर नदी है, सिरसा ही लास्ट जिला है, जिसके बाद वह हनुमानगढ़ राजस्थान में चली जाती है। सिरसा से आपका चौटाला परिवार का संबंध रहा है, सिरसा डिस्ट्रिक्ट से। और सिरसा एक लोकसभा की सीट भी है, जो कि आपकी एक आरक्षित सीट है। वैसे हरियाणा के अंदर कुल 10 सीटें हैं लोकसभा के, जिसमें से 2 सीट आरक्षित हैं, एक सिरसा और दूसरी अंबाला, ठीक है। कुमारी सैलजा की बार यहाँ से कांग्रेस पार्टी से जीत चुकी है। एजुकेशन सिटी आपका बोला गया सोनीपत को, लेकिन एजुकेशन हब आपका बोला गया रोहतक को। तो दोनों पॉइंट है, दोनों अलग अलग याद करने की कोशिश कीजिएगा। भीमसोया तो 1972 में बना था आपका सोनीपत, और रोहतक आपका बन गया था 1966 में। रोहतक क्या है आपका? यह है एजुकेशन हब, और यह हो गया आपका एजुकेशन सिटी। सोनप्रस्थ इसका प्राचीन नाम था, जो कि 5 गांव मांगे थे पांडवों ने, उसमें से एक सोनीपत भी था, ठीक है। और सोनीपत की क्या खास बात है? याद करो, सा सोनीपत सा साइकिल। इसके बाद एजुकेशन हब है आपका रोहतक के अंदर। रोहतक एक मंडल भी है और एक ज़िला भी है रोहतक, ठीक है। और रोहतक के अंदर तेलियार झील वगैरह यह सब चीज़ें यहीं पर है। हरियाणा की काशी भिवानी, हरियाणा की छोटी काशी कैथल। सबसे ज़्यादा वीर हीरोज इसी भूमि को बोला गया भिवानी को, और सबसे ज़्यादा बॉक्सर भी मिनी क्यूबा बोला जाता है, और सबसे ज़्यादा बॉक्सर भिवानी से हैं। और भिवानी को हम भाई कैसे भूल सकते हैं? हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री थे चौधरी बंसी लाल, जिसका संबंध भिवानी डिस्ट्रिक्ट के जो तोसाम विधानसभा सीट है, वहाँ के एक गांव है, कोई गोलागढ़ करके गांव है, वहाँ इनका संबंध उस गांव से रहा है। हरियाणा के तीसरे नंबर के ये मुख्यमंत्री थे, जिनके अब आगे वंशज हैं श्रुति चौधरी और किरण चौधरी। किरण चौधरी अभी क्या है? किरण चौधरी अभी राज्यसभा की सांसद है, राज्यसभा से चुनकर अभी गई हैं। और जो किरण चौधरी की लड़की है श्रुति चौधरी, वह अभी हरियाणा सरकार में महिला बाल विकास मंत्री और जल मंत्रालय उनके पास है,
ठीक है, भिवानी की हम बात कर रहे हैं। और चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भी भिवानी के अंदर ही है। इसके बाद हम बात करते हैं उद्योग नगरी, वह है आपका फरीदाबाद। महिंद्रा ट्रैक्टर की बात करें, वह भी आपका यहीं पर रहेगा फरीदाबाद के अंदर। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बाइक्स ट्रैक्टर लगभग हमारे पूरे भारत का 50% यहीं पर बनता है, हरियाणा के अंदर ही। फरीदाबाद के अंदर एक झील है काफ़ी फेमस, भड़खल झील। ठीक है, फरीदाबाद के अंदर अभी में एक मेला लगा हुआ है, सूरजकुंड का मेला, 8 फरवरी 2025 से 23 फरवरी 2025 तक। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तीसरा तो मैंने बता ही दिया। तो पहले थे आपके पंडित भगवत दयाल शर्मा, बेरी जो कि आपका झज्जर के अंदर आता है, वहाँ से इनका संबंध रहा है। अच्छा, जो दूसरे मुख्यमंत्री थे वो थे आपके राव वीरेंद्र सिंह, यह कांग्रेस से नहीं थे, तो इसी वजह से पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी इनको बोला जाता है, राव वीरेंद्र सिंह को। इन्होंने एक अपनी खुद की पार्टी बनाई थी, विशाल हरियाणा। ठीक है, विशाल हरियाणा पार्टी। तो विशाल हरियाणा वीएचपी, विशाल हरियाणा पार्टी, तो 5 ही महीने हुए थे इस पार्टी को बने को, तो यहाँ से यह चुनाव जीत जाते हैं खुद की पार्टी से। और ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि अपने ही पार्टी से पहली बार चुनाव किसने जीता था हरियाणा के अंदर? तो राव वीरेंद्र सिंह ने जीता था। चलिए इसके बाद वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, जो कि हरियाणा के 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं, दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बने हैं। और 15वीं अभी विधानसभा सीट, 15वीं अभी विधानसभा चली हुई है। तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। कहाँ से चुनाव जीता? लाडवा से, इसी वजह से लाडवा को सीएम सिटी, और लाडवा कहाँ था? कुरुक्षेत्र के अंदर, और कुरुक्षेत्र को सीएम जिला आप बोल सकते हैं। हरियाणा में महिला मुख्यमंत्री, भाई अभी तक कोई नहीं बनी है, लेकिन पूछ लिया कि भारत में कोई प्रधानमंत्री महिला बनी है? हाँ, श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, 1966 से लगभग यह 1984 तक, बीच में कुछ टाइम तो नहीं रही, फिर भी 15-16 साल के आसपास इनका कार्यकाल रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा के वो मुख्यमंत्री जो उप प्रधानमंत्री भी बन गए, वह कौन से थे? वह थे आपके ताऊ देवीलाल या फिर चौधरी देवीलाल। कहाँ से संबंध है? सिरसा डिस्ट्रिक्ट, आपका चौटाला परिवार, तेजेखेड़ा गांव। हरियाणा के मुख्यमंत्री, यह 1977 में पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे, और 1989 में भारत देश के उप प्रधानमंत्री की पहुंच पर भी यह पहुंच गए थे। और यह हरियाणा के 5वें मुख्यमंत्री थे। कौन? ताऊ देवीलाल। तीसरे आपके मुख्यमंत्री थे बंसीलाल, चौथे थे आपके भजन लाल, और 5वें थे आपके देवीलाल। यह 3 के 3 लाल एक इकट्ठे हैं, 3, 4, 5वें नंबर के मुख्यमंत्री। याद कैसे रखोगे? देखिए पहले भाई बंसी बजाते हैं हम जागरण वगैरह में, फिर भजन गाते हैं, और फिर देवी माता प्रकट हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आप याद करने की कोशिश किया करो। चलिए फाइनली हम पहुंच चुके हैं आज की इस वीडियो का हमारा सबसे आखिरी प्रश्न, और यह भी आई थिंक रिपीट हो गया। हरियाणा का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला अभी कौन सा है? सिरसा। लेकिन जब की बात करूं तब की, जब 1966 में हरियाणा एक अलग राज्य बना भाई, तब था आपका हिसार। अब कौन सा है? सिरसा। सबसे छोटा अगर आज की बात करूं तो मैं वह रहेगा आपका फरीदाबाद, सबसे छोटा। किसकी? क्षेत्रफल की मैं बात करता हूँ, लेकिन उस टाइम पे था आपका जींद। यदि मैं सबसे बड़ा अभी जनसंख्या में, सबसे वर्तमान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला, तो यह रहेगा आपका फरीदाबाद। सबसे कम रहेगा आपका पंचकूला। तो 4 प्रश्न है, चारों को अच्छे तरीके से अलग अलग करके याद करो। सबसे कम था पहले जींद, सबसे ज़्यादा था हिसार में। यदि वर्तमान में 2011 के अकॉर्डिंग में जनसंख्या की बात करता हूँ, तो वह रहेगी आपकी 2,93,51,462। इसके साथ साथ कुछ और पॉइंट, मैं भारत देश के भी कुछ पॉइंट आपको याद करवा देता हूँ। क्षेत्रफल में यानी एरिया में सबसे बड़ा कौन है अभी? राजस्थान। ठीक है, और सबसे छोटा कौन है आपका? गोवा। ठीक है, जो हमारा सिरसा जिला है यह गोवा से भी बड़ा है। तो अब आप सोच सकते हो कि गोवा कितना बड़ा होगा। यदि मैं बात करता हूँ कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है भाई? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में अभी चला हुआ है महाकुंभ, मतलब प्रयागराज में, महाप्रयागराज बोलते हैं लोग, महाकुंभ भी बोलते हैं। बोला गया है कि 144 साल के बाद यह लगा है, क्योंकि कुंभ का मेला आता है 12 वर्ष के बाद, और 12 कुंभ जब हो जाएंगे कंप्लीट तब एक महाकुंभ होगा, और यह आपका लगा है प्रयागराज में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। और अभी तो है ये 24-25 तारीख तक तो है। इसी के साथ साथ सूरजकुंड का मेला भी फरीदाबाद में, जो कि हर वर्ष मनाया जाता है, तो वह भी स्टार्ट हो चुका है 8 फरवरी से। 8 फरवरी से यह चलेगा आपका 23 फरवरी तक।
हर वर्ष यह मनाया जाता है। 1987 के अंदर यह शुरू हुआ था और 1987 के अंदर ही श्री कृष्ण संग्रहालय जो कि कुरुक्षेत्र के अंदर है उसकी स्थापना की गई थी। यह ठीक सामने थीम पार्क का भी नाम चेंज कर दिया गया। क्या अब उसका नाम बना दिया गया है केशव पार्क। यह कहाँ पर है आपका कुरुक्षेत्र के अंदर और कुरुक्षेत्र की आपकी स्थापना हुई थी सन 1973 में। ठीक है, और कुरुक्षेत्र जिला से ही अब की बार कुरुक्षेत्र जिला बोला है मैंने, ठीक है, कुरुक्षेत्र जिले से ही अब की बार नायब सिंह सैनी जो कि लाडवा विधानसभा सीट से जीत कर आए हैं। इसी वजह से कुरुक्षेत्र को सीएम जिला भी आप बोल दे तो कोई दोहराए नहीं, और लाडवा को हम सीएम सिटी बोल सकते हैं। पॉइंट अलग अलग हैं प्यारे दोस्तों, लेकिन एक साथ यदि आप याद करोगे तब यकीन करना कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हम इस प्रश्न पे थे, हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो अब एक पॉइंट और बचता है हमारा जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का मतलब ऐसे होता है जैसे कि यह एक कमरा है, इसमें मान के चलिए कि इसमें 15 लोग आराम से सो रहे हैं। ठीक है, तो एक व्यक्ति के पास कितना एरिया आएगा तो उसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। ठीक है, जैसे प्रति व्यक्ति आय होती है तो कैपिटल इनकम होती है, तो वैसे ही होता है जनसंख्या घनत्व। तो सबसे ज़्यादा है आपका ये फरीदाबाद का। क्यों? क्योंकि फरीदाबाद के पास एरिया तो सबसे कम है और जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो इस वजह से जो लोग हैं उनको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा एरिया आएगा। तो जनसंख्या के हिसाब से यह काउंट होता है और एरिया के हिसाब से। तो जनसंख्या घनत्व कितना है आपका 2442 है। कहाँ का है ये? फरीदाबाद का। फरीदाबाद की प्यारे दोस्तों स्थापना कब हुई थी बताइए कमेंट करके। एक तो आज का आपके लिए यही काम देके जा रहा हूँ कि आपको कमेंट करके मुझे यह बताना कि फरीदाबाद, देखिए दो चीज़ है, एक तो आप याद कर लो 1979 और एक इसको उल्ट दो 1997। तो इसमें तो हुए थे फरीदाबाद और इसमें हो गया आपकी फतेहाबाद। तो फतेहाबाद और फरीदाबाद दोनों को अलग अलग रखना है। जब भी बात आती है फतेहाबाद की तो फतेहाबाद के साथ आप झज्जर जोड़ देना, क्योंकि फतेहाबाद और झज्जर यह दोनों के दोनों जिले बने थे आपके सन 1997 के अंदर, 15 जुलाई 15/7/1997 के अंदर। ठीक है, जब भी झज्जर का जिक्र हो तो हम मन्नू भाकर को कैसे बोल सकते हैं कि मन्नू भाकर अब की बार ओलंपिक 2024 में, ठीक है, पेरिस ओलंपिक में इन्होंने 2 कांस्य पदक जीते, दोनों के दोनों शूटिंग में 10 मीटर में, एक तो अकेला और दूसरा टीम के साथ। तो दोनों आपके कांस्य पदक हैं। तो मन्नू भाकर अब एक पहली ऐसी भारतीय महिला बन गई जो ओलंपिक में लगातार 2 पदक जिसने जीते हों, और खासकर शूटिंग में तो अब इसके नाम पर यह रिकॉर्ड चला ही गया। ठीक है, तो ऐसे याद किया करो। और जो आपके वो हैं अमन सहरावत रेसलिंग करते हैं, तो 57 किलोग्राम भार वर्ग में अब की बार इन्होंने यहाँ से लड़ा था। प्रश्न यह भी आ सकता है कि कितने किलोग्राम में, तो 57 किलोग्राम में, यह भी आपका झज्जर से है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों चलिए इस वीडियो को मैं अभी यहीं पर पूर्ण विराम देता हूँ। देखते हैं आगे, अगर कोई प्रश्न नहीं तो बचा नहीं है तो थैंक यू। सबसे पहले आपने अभी तक पेशेंस रखा, आपने 1 घंटे का कंप्लीट लेक्चर देखा। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि 200 से ज़्यादा आपके प्रश्न यहाँ पर हो जाएंगे। 222 का आज का हमारा टारगेट था। 1 घंटे में 222 प्रश्न, यानी कि 60 मिनट में आपके 200 से ज़्यादा प्रश्न। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यह पूरा का पूरा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो प्यारे दोस्तों, और भी इसी यूट्यूब चैनल पर हरियाणा जीके के काफ़ी बड़े और शॉर्ट दोनों प्रकार के लेक्चर हैं। किसी भी टॉपिक पर आप देख सकते हो, तो आप प्ले लिस्ट में जाओ और सभी लेक्चर्स आप 1 बाय 1 करके देख लो। यदि आप हरियाणा CET या फिर आप हरियाणा HTET की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए सोने पे सुहागा होगी। आप खुद यह बात बोल दोगे। यदि आपको PDF चाहिए तो भाई आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में। सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब चैनल को, क्योंकि आपको लगातार ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी। PDF ज़रूर ले लेना आपका टेलीग्राम से। टेलीग्राम तो वैसे भी आप ज्वाइन कर ही लो, क्योंकि वहाँ पर आपको क्विज भी मिलती है, टाइम टाइम पर अपडेट भी मिलती हैं। कुछ करंट का कोई इवेंट है या फिर वीडियोज, लिंक, आपको PDF सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। चलिए प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर पूर्ण विराम देता हूँ। बस मैं आपसे यही चाहूँगा कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बस आप एक लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट कर देता है कि हाँ मैं और भी अच्छे तरीके से कंटेंट आप लोगों के लिए बना सकता हूँ। तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको अच्छा लगा है PDF या टीचिंग स्टाइल या कुछ भी, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो। ओके,
और बस पढ़ते रहो। देखिए सीईटी कब होगा, फिर कब इसके बिहाफ पर मेंस एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों के 4 से 5 साल भी निकल गए। जिसका अब की बार में नहीं हुआ था वो बेचारा बेरोज़गार है कहीं, या कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, उसको और भी समस्याएं हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप बस पढ़ते रहो। आपका काम है पढ़ना, क्योंकि यदि आपने पढ़ाई छोड़ दी तो फिर इसके अलावा आप करोगे क्या। तो आप जस्ट स्टडी करते रहो, और यकीन करना कि एक टाइम आपके पास वो आएगा जब आपके हाथ में 2 या 3 जॉब भी होंगी। अपने पास्ट पर काबू पाना सीखो। आप चाहे 1000 बार फेल हुए हों, 2 बार 5 बार कितने बार भी, उसको इग्नोर करना सीखो, आगे बढ़ना सीखो। और आप यही स्टेप्स होते हैं छोटे छोटे, जब आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको टाइम में से टाइम निकालना पड़ेगा, तभी आप आगे जा सकते हैं। क्योंकि जो आपने ड्रीम देखा है, जो भी आपकी ड्रीम पोस्ट है, वो आपके अलावा आप तक नहीं पहुंच पाएगी यदि आप मेहनत नहीं करोगे। तो यह आप जो पूरी की पूरी पीडीएफ है, वह आप जो नीचे आपको कुछ लिंक्स मिलेंगे, पुरानी वीडियो के भी हैं, आपका टेलीग्राम का भी है, और भी तमाम प्रकार के जो लिंक्स हैं वहाँ से आप इसको जाकर देख सकते हैं। और टेलीग्राम से आप इस पूरी पीडीएफ को ले सकते हैं। और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगी इसी यूट्यूब चैनल पर। तो आप मुझे कमेंट करके, आपके लिए कुछ होमवर्क दे के जा रहा हूँ मैं, ठीक है। सूरज कुंड मेला, सूरज कुंड का मेला कब लगना शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1987, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1989, या ऑप्शन सी 1991। तो आपको यह कमेंट करके मुझे बताना है। और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हाँ कमेंट ज़रूर करो।